112 पेज नंबर रेशियो चैप्टर पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर रेशियोज को एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं। बेसिकली वही हमने एक्टिविटी करी है पूरे साल, जितने सेल करके दिखाई, तो सारी टर्नओवर रेशियोज को एक्टिविटी रेशियोज कहते हैं। ऑप्शन बी में टर्नओवर नहीं लिखा हुआ, बाकी सब में टर्नओवर लिखा हुआ, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक्टिविटी रेशियो नहीं। बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो करंट असेट्स डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन सी आइटम सर करंट असेट में इंक्लूड नहीं होती। लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स डेफिनेटली इंक्लूड नहीं होता। ये करंट असेट में नहीं होता कि लिक्विड असेट में इंक्लूड नहीं होता। किसमें इंक्लूड नहीं होता? दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता। ना करंट असेट में इंक्लूड होता है ये, और ना लिक्विड असेट में इंक्लूड होता है। बी पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स जो है हम बिना प्रोविजन लेस करे लेते हैं, जितना टोटल डेटर है, ग्रॉस डेटर है, वो लेते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते। सी, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड होता है कि नहीं होता? प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट में तो इंक्लूड होता है, लिक्विड असेट में इंक्लूड नहीं होता। तो डी ऑप्शन आ गया सर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही इंक्लूड नहीं किए जाते करंट असेट। ध्यान रहे क्वेश्चन में डेटर प्रोविजन दोनों दे रखा हो, प्रोविजन लेस नहीं करना, ग्रॉस डेटर्स लेने करंट असेट्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए सर, which of the following will increase liquid ratio while affecting current ratio without affecting, sorry, तो करंट रेशियो पे कोई इंपैक्ट ना पड़े लेकिन लिक्विड रेशियो पे इंपैक्ट पड़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ढूंढ करके बतानी है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सर ए है, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस। सर हमने अगर स्टॉक बेचा है लॉस में, मान लेते हैं कि 10,000 का स्टॉक हमने 9,000 में बेचा। करंट असेट्स की बात करते हैं, बताइए क्या प्लस क्या माइनस? प्लस होगा 9 और माइनस होगा 10। यस सर। स्टॉक कम हो जाएगा 10 से, कैश बढ़ जाएगा 9 से, तो अल्टीमेटली करंट असेट पे इंपैक्ट पड़ गया। लेकिन करंट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो, तो ये वाला आंसर पक्का नहीं है। बी में लिखा है कि हमने स्टॉक बेचा है प्रॉफिट पर, तो 10,000 का स्टॉक हमने 11,000 में बेचा। एग्जांपल हो गया इसका, इसमें भी करंट एसेट बढ़ रही है, करंट रेशियो पे इंपैक्ट पड़ रहा नहीं, पड़ना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। सी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट बेची है सर हमने, करंट एसेट बढ़ेगी कैश से और माइनस नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। प्रिजम्पशन नॉन करंट की होती है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो करंट एसेट रेशियो इंक्रीज हो रही है लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन भी आंसर नहीं। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट, सर हमने 10,000 का स्टॉक 10,000 में बेचा, तो स्टॉक कम हो गया 10,000 से, कैश बढ़ गया 10,000 से, अल्टीमेटली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा करंट रेशियो पे। लेकिन दूसरी कंडीशन भी चेक करनी, दूसरी कंडीशन ये है कि लिक्विड रेशियो इंक्रीज होनी चाहिए। लिक्विड एसेट की बात करते हैं सर, बताइए जी प्लस या माइनस या दोनों? प्लस हो गया 10,000, माइनस क्यों नहीं हो रहा? लिक्विड एसेट के अंदर स्टॉक आता ही नहीं है, स्टॉक हमने कैश में बेचा है तो कैश तो प्लस हो रहा है लेकिन स्टॉक माइनस, क्योंकि स्टॉक आता ही नहीं इसके अंदर, तो लिक्विड रेशियो इंक्रीज होगी, करंट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, डी ऑप्शन आंसर है। 10th पर आ गए जी, इनमें से कौन सी रेशियो जो है, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर देगी करंट रेशियो को घटा देगी? पेमेंट ऑफ बीपी ऑन मैच्योरिटी, करंट असेट्स ऊपर, करंट लायबिलिटी नीचे, दोनों जगह माइनस होना, दोनों जगह माइनस, तो आंसर क्या होगा? तो डिपेंड करता है कि और न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है कि इक्वल है, कुछ मेंशन नहीं है तो हमारी प्रिजम्पशन रहती है आइडियल रेशियो व्हिच इज 2:1। तो 2:1 प्रिजम्पशन लेकर के चल रहे हैं हम, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो दोनों जगह माइनस, तो आंसर होगा प्लस। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि रिड्यूस होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढ के बताओ,
तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। डिवेंचर को हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जी, बताइए प्लस के माइनस? कुछ नहीं होना सर, शेयर्स बढ़ेंगे तो एसएफ में प्लस होगा, डिवेंचर कम होंगे तो एनसीएल में माइनस होगा। ना सीए में कोई इम्पैक्ट, ना सीएल में कोई इम्पैक्ट, नो चेंज। ये भी आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस होना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, जिस टाइम से डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं 7 डेज के अंदर अंदर पे करना होता है। जैसे ही पे करेंगे कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो रेशो कम हो जाएगी। क्वेश्चन यही बोला था करंट रेशो कम हो जानी चाहिए, उसी ऑप्शन आंसर आ गया। डी भी पढ़ लेते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर। फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हैं सर, बताइए बैलेंस शीट में कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? एनसीए, सीए, एसएफ, एनसीएल और सीए। बताइए जी कहाँ प्लस कहाँ माइनस? इस रेशियो में तो कोई रूल नहीं है इसका, मोस्ट कॉन्टेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं कहाँ प्लस कहाँ माइनस। फोर्थ ट्रांजैक्शन डी वाले एसएफ में इंक्रीज और दो इम्पैक्ट तो पड़ते ही है ना। दूसरा इम्पैक्ट माइनस करंट एसेट माइनस, बिल्कुल सही आंसर है सर। एसएफ में ही प्लस, एसएफ में ही माइनस। बेसिकली एसएफ के अंदर याद कीजिए दो पार्ट होते हैं, एससी और रिजर्व एंड सरप्लस। एसएफ मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, इसकी पहली सब कैटेगरी होती है सर शेयर कैपिटल और दूसरी रिजर्व एंड सरप्लस। बोनस शेयर इशू करना मतलब फ्री में शेयर्स बांटना। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी, शेयर कैपिटल में प्लस, और क्योंकि फ्री में शेयर्स बांट रहे हैं तो कंपनी का लॉस है, लॉस की वजह से रिजर्व कम हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस। अल्टीमेटली एसएफ में भी नो चेंज रहेगा क्योंकि वही प्लस वही माइनस। एससी में कैसे प्लस हुआ? शेयर्स इशू हो रहे हैं इसलिए एससी में प्लस, नहीं शेयर्स इशू हो रहे हैं इसलिए एससी में प्लस। बढ़े जी आगे। यस सर। एक और होता है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, ग्रेजुएशन में है खैर, 11th में तो नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर देखिए किसे कहते हैं। कभी आपने ऐसी एंट्री देखी है राम डेबिट टू राम? अभी तक आपके हिसाब से गलत एंट्री हो नहीं सकती। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है जी शेयर स्प्लिट करने की एंट्री। जैसे मेरे पास आईआरसीटीसी का एक शेयर था, रेलवे कंपनी का शेयर था 10 रुपए का, 3200 रुपए में लिया हुआ था मैंने एक शेयर। और वो शेयर जैसे अमाउंट क्या होता है स्प्लिट कब करती है कंपनी, जब एक शेयर ना ज़्यादा महंगा हो जाता है तो उससे क्या होता है जो छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो परचेज नहीं कर पाता। जैसे एमआरएफ जो टायर है उसका शेयर 80,000 रुपये का एक शेयर, तो मान लीजिए किसी कोई नया इन्वेस्टर है उसको टोटल जो है 50,000 रुपये लगाने हैं, वो भी सीधा एक ही में लगा देगा, वो 5-6 कंपनियों में लगाना चाहेगा तो एमआरएफ के शेयर खरीद ही नहीं पाता। तो ऐसे ही जो अमाउंट बड़ा हो जाता है किसी शेयर का प्राइस बढ़ करके 10 रुपये का शेयर 3200 का हो गया, तो जो छोटा इन्वेस्टर है जो 1,000-2,000 रुपये ही सोच रहा है इन्वेस्ट करने की, वो नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड क्या करा, शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं सर, एक को 5 बना रहे हैं। 10 रुपये का शेयर स्प्लिट करके हमने हर एक को 5 शेयर दे दिए 2-2 रुपये वाले, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर कहते हैं। कंपनी के बुक्स में तो मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती, वहाँ तो फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है। तो कंपनी रिकॉर्ड कैसे कर रही है देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जब इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं और खत्म करते हैं प्रॉफिट करते हैं, रिडीम करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो देखिए 10 रुपये वाला शेयर रिडीम कर दिया, 2 रुपये वाला शेयर इशू कर दिया, क्योंकि सर अमाउंट दोनों में इक्वल कैसे आ रहा है, जब यहाँ 10 है यहाँ 2 है, क्वांटिटी बढ़ गई सर। पहले वाले केस में कितने शेयर है, 1 लाख, 10 रुपये का शेयर है, टोटल 10 लाख रुपए, मतलब 1 लाख शेयर है पहले। मतलब पहले 10 रुपये का एक शेयर था और 1 लाख शेयर थे, कंपनी ने वो सारे शेयर रिडीम कर दिए, बदले में
2 रुपए वाले 5 लाख शेयर इशू कर दिए, तो मेरे पास 3200 रुपए का एक शेयर था और अब मुझे दिख रहे हैं 800 वाले 5 शेयर, सॉरी 4 शेयर, 5 शेयर डिवाइड हो जाएगा ना, जितना भी आएगा। एक्चुअली ये तो फेस वैल्यू नहीं, मार्केट के हिसाब से बदलता है ना, मतलब 810 रुपए इस टाइम एक शेयर की वैल्यू है स्प्लिट होने के बाद। पहले के टाइम 3200 है, 5000 भी था, 4500 भी था, तो मार्केट वैल्यू तो अप एंड डाउन होती रहती है। एक शेयर के बदले में 5 शेयर भी, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर कहते हैं उसको। ये इसकी एंट्री पास होती है, सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है अलग से कि 10 वाला रिडीम हो रहा है और 2 वाला इशू हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो है सर, ये बी ऑप्शन। इस रेशियो इसमें बेसिकली सारी एनसीएल लॉन्ग टर्म लोन पे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेस पे बातें होती हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में। कंपनी सॉल्वेंट तो रहेगी ना, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो सॉल्वेंसी रेशियो चेक करते हैं। 6th क्वेश्चन, which of the following will have no effect on debt equity ratio? debt upon equity, ऊपर है NCL और नीचे है SF। बताइए जी, पहला फिक्स्ड एसेट खरीदी है लोन लेकर के, कहां प्लस कहां माइनस? फिक्स्ड एसेट एनसी के अंदर आता है, यहाँ प्लस, और लोन लिया है लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, जो हमारी रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, उसमें जो ये एनसीएल ऊपर है और एसएफ नीचे है, डेट अपॉन इक्विटी एनसीएल अपॉन एसएफ। तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो बढ़ जाती है। क्वेश्चन में लेकिन कहता है कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढ के बताओ। ये ऑप्शन आंसर नहीं है। बी पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट कर दी, बताइए कहां प्लस कहां? डिवेंचर कम हो गए और शेयर्स बढ़ गए, न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रेशियो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? रेशियो कम हो जाएगी सर। न्यूमरेटर कम होने से रेशियो कम होती है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशियो और कम होती है, तो रेशियो कम ही होनी है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बी पॉइंट भी आंसर नहीं है। सी से पहले डी पढ़ लेते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस। बताइए जी फटाफट, कहां प्लस करूं कहां माइनस करूं? सर एनसीए माइनस, एनसीए में माइनस, सर हमारी फिक्स्ड एसेट कम हो गई और सीए प्लस, कैश आ रहा है सीए में प्लस और एसएफ माइनस, लॉस हो रहा है इसलिए एसएफ माइनस। 3 जगह इंपैक्ट पड़ेगा इसका। मुझे 10 लाख रुपए की एसेट 9 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस। रेशियो पे आ जाते हैं सर, एनसीएल में कोई चेंज नहीं, एसएफ कम हो रहा। अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो रेशियो बढ़ती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढ के बताओ, इसलिए डी पॉइंट भी आंसर नहीं। सी पॉइंट पर आते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अभी डिस्कस किया था सर हमने बोनस शेयर में, एसएफ में ही प्लस और एसएफ में ही माइनस। Ultimately no change in NCL, no change in SF, तो no impact on debt equity ratio, C point आंसर आ गया। अब बाकी ऑप्शंस में लिख सकते हैं, जैसे पहले वाले ऑप्शन में इंक्रीज था कि डिक्रीज था, प्लस पहले वाले में इंक्रीज लिख लीजिए ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में डिक्रीज लिख लीजिए, लास्ट वाला डी ऑप्शन में इंक्रीज लिख लीजिए। पता होना चाहिए ना किसमें इंक्रीज किसमें डिक्रीज। सेवेंथ पर आ गए जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। सी ऑप्शन आंसर आ गया जी। 8th क्वेश्चन, which of the ratios show how efficiently a company's resources are used? कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके बेसिकली हमारा काम सेल करना होता है सर, तो एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज ये बताती है हमारी एफिशिएंसी। सी ऑप्शन आंसर आ गया। 9th, टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डैश इज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मतलब न्यूमरेटर पूछा हुआ है इस फॉर्मूले का,
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट क्रेडिट सेल्स, सी ऑप्शन। 10 पर आ गए जी। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000, परचेजेस दे रखी हैं 9 लाख, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 लेस देन द ओपनिंग, क्लोजिंग 20,000 रुपए कम है, ओपनिंग कितना दे रखा है 1,20,000, क्लोजिंग कह रहा है 20,000 रुपए कम है, तो कितना है क्लोजिंग 1 लाख है। एंड मैंने टर्नओवर रेशियो मांगी हुई, फटाफट निकाल दीजिए। Inventory turnover ratio, COGS upon average stock. COGS equals to opening stock plus purchase minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, परचेजेस की जगह मैंने लिखा परचेज माइनस परचेज रिटर्न 9 लाख माइनस 40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैंने लिखा 1 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए कम है ओपनिंग से। कितना आंसर आया? हाँ जी 8 लाख 8 लाख एग्जैक्ट आ रहा। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं सर हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, डिवाइड बाय 2 करके 1,10,000 आ गया। 8,80,000 न्यूमरेटर, 1,10,000 डिनोमिनेटर। सारी टर्नओवर रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। 8 टाइम्स सी ऑप्शन। नोट करें कैलकुलेशन, डाउट हो तो पूछें। इलेवेंथ पर आ गए जी। Which ratio is complementary to each other? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो को मिलाकर कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन दोनों को ऐड करके कितना आता है? 100 आता है, 100 आता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ध्यान रहे सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोला हुआ है तो मतलब वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। 12th पर आ गए जी। कंपनी के टोटल डेट्स हैं 3,70,000। टोटल डेट्स का मतलब NCL प्लस CL, इन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं टोटल डेट्स। टोटल डेट्स है 3,70,000। लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 2 लाख। तो मैं नॉन करंट वाले निकाल सकता हूं, कितना है? 1,70,000। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 1,80,000, करंट एसेट नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटी पता, 2 लाख। सर NCL 2 लाख है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख, तो ये 170 आ गए। 170 करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई है सर 3,50,000, 3,50,000। क्वेश्चन में क्या मांगा? करंट रेशियो मांगी है। करंट एसेट को ऊपर बिठाओ,
करंट लायबिलिटी को नीचे बैठाओ, सी सही। तो करंट रेशियो के लिए आपको सिर्फ करंट रेशियो का ही फॉर्मूला पता नहीं होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, टोटल डेट का मीनिंग क्या होता है, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। काफी इंटररिलेटेड रेशियोज होती हैं। 13th क्वेश्चन, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ROI कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इनमें से कौन सी होगी? वर्किंग कैपिटल प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑप्शंस छोड़िए, मुझे यहाँ से बताइए आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या करना होता है? एनसीएल प्लस एसएफ NCL प्लस एसएफ। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करके बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हेयर कैपिटल मींस मनी, एम्प्लॉय मतलब लगाना। कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा रखा है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, चाहे खुद का पैसा है चाहे कर्जे का पैसा है, टोटल पैसा कितना लगा रखा है कंपनी के अंदर, इसे बोलते हैं जी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो SF प्लस NCL जहां आपको दिख रहा है वो आंसर है, लेकिन सर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है SF और NCL। तो देखो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, इसको प्लस करके और उसको माइनस करके। यस सर। यस यस SF प्लस NCL प्लस CL, टोटल लायबिलिटी साइड हो गई है, इक्वल्स टू NCA प्लस ये साइड साइड हो गई, ये इक्वली आती है एसेट और लायबिलिटी से। हमें SF प्लस NCL जानना है, तो CL को इधर भगा देते हैं, वर्किंग इसकी जगह मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देता हूं, और इसकी जगह मैं WC बोल देता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला भी बन गया है, NCA प्लस वर्किंग कैपिटल, लास्ट वाला ऑप्शन। ये भी नोट कीजिएगा, है ना, ध्यान रहेगा। नोट कर लिया जी सभी ने? यस सर। 14 पर आते हैं। करंट रेशियो दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो फटाफट से करंट एसेट निकालो। यस करंट एसेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है, फटाफट से वर्किंग कैपिटल निकालो, शुरू हो जाएगी। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो भी पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है, फटाफट निकाल लीजिए करंट एसेट्स कितनी हुई। सर 1,40,000। सभी के यही आ रही है। कितना जी? 1,40,000। क्वेश्चन पूछा वर्किंग कैपिटल बताओ, CA माइनस CL। 60,000। CA भी पता है, CL भी पता है, नोट करने की कैलकुलेशन सभी। ऑप्शन नंबर C 60,000। नोट कर लिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, और करंट एसेट मांगी, ट्राई कीजिए। करंट रेशियो होती है सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी,
3.5 अपॉन में 2 इक्वल्स टू CA अपॉन CL। सर ना हमें CA पता ना CL पता, So 2,10,000. देखते हैं। 3.5 अपॉन में 2 CL अपॉन में 2, इसको कह सकते हैं CA की वैल्यू ये आ गई। वर्किंग कैपिटल दे रखी है सर हमें CA माइनस CL, ये 90,000। CA की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ CL की, 3.5 CL अपॉन में 2, तो मैथमेटिक्स की क्लास बन गई। इक्वेशन के अंदर दोनों दो वेरिएबल हैं, दोनों में से एक की वैल्यू पता होती, दूसरे की वैल्यू निकल जाती, लेकिन दोनों की ही वैल्यू मिसिंग है, तो हमें इसकी वैल्यू भी वेरिएबल की फॉर्म में ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, और इस CA की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर So सकते हैं। CL 1,20,000. 1,20,000. 3.5 CL माइनस 2 CL से लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर का 2 मैं इधर ले जाता हूँ। 1,80,000 इक्वल्स टू 1.5, 3.5 में से 2 गए तो 1.5 बचा। हाँ जी, कितना बताया CL? 1,20,000. क्वेश्चन में लेकिन CL मांगा हुआ था, तो CL की जगह लिख दीजिए 1,20,000, तो CA की वैल्यू आ जाएगी, कितना है? 2,10,000. नोट करेंगे सभी। नोट कर लिया जी सभी ने? 16th क्वेश्चन पर आ गए जी। करंट एसेट्स पता है, करंट रेशियो पता है, तुरंत करंट लायबिलिटी निकाल दो। करंट रेशियो पता है 3/1, करंट एसेट्स पता है 3,60,000, करंट लायबिलिटी पता लग गई तुरंत 1,20,000। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS 12 लाख रुपए। आगे लिखता है जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताइए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है तो फाइंड आउट करो, लेकिन फाइंड आउट करने का भी कोई तरीका नहीं दे रखा, कोई प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दे रखी, कोई मेथड नहीं है जो इस क्वेश्चन में सेल्स कैलकुलेट करके बता दे, तो हमें सेल्स की जगह COGS ही यूज करना होगा। 12 लाख। वर्किंग कैपिटल होती है सर CA माइनस CL। CA है 3,60,000 और CL है 1,20,000। सॉल्व कीजिए सभी। ठीक, 5 टाइम्स आ गए। सेवनटीन क्वेश्चन पर आ गए जी। करंट रेशियो गिवन है 2.5, क्विक रेशियो गिवन है 1.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, करंट लायबिलिटीज मांगेगी। ट्राई कीजिए खुद से। शुरू हो गया। 40,000. ठीक,
2.5 CL equals to CA. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL. वर्किंग कैपिटल है 60,000. CA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ CL लिखनी पड़ेगी. 2.5 CL. 2.5 CL में से CL गया तो कितना बचा? 1.5 CL. 1.5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो CL की वैल्यू आ जाएगी. नोट करें. नोट कर लेंगे सभी ने. 18 कलेक्शन ऑफ डेटर्स. बेसिकली जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर. कैश नाम की एसेट बढ़ रही है और डेटर नाम की एसेट कम हो रही है. ए ऑप्शन डिक्रीज करंट रेशो. करंट एसेट के अंदर ही डेटर आते हैं, करंट एसेट के अंदर ही कैश आता है. तो एक करंट एसेट कम होगी, एक करंट एसेट बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली नो चेंज इन करंट एसेट्स. ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया जी. Yes, sir. हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशो. ए में लिखा है डिक्रीज, बी में लिखा है इंक्रीज, दोनों ही गलत है. सी ऑप्शन आंसर हो गया. चलिए इतना करते हैं आज.